बात करते हैं ईयर्स ऑफ परचेज के बारे में। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? दिस इज ए कैपिटल सम ऑफ रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड टू रिसीव एनुअलिटी ऑफ RS1। दिस इज डिपेंड्स ऑन सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर 4% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ RS 100 रुपये डिपॉजिट इन बैंक एंड गिव्स 4 rupees per year, then to get ₹1 per year and deposit required RS 25। इसका फॉर्मूला होता है ईयर ऑफ परचेज इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/i। आई जो होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन डेसिमल। सो इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर 5 ईयर इंटरेस्ट ईयर ऑफ परचेज, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 20। फॉर 6% इंटरेस्ट ईयर ऑफ परचेज जो होगा 100 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 16.67। नेक्स्ट देखते हैं ईयर ऑफ परचेज के अंदर लिमिटेड यूटिलिटी पीरियड प्रॉपर्टी। दिस इज सर्टेन अमाउंट सेट असाइड एज सिंकिंग फंड which is used to accumulate original capital cost at the end of utility period. Otherwise, owner lose capital and income at end of the utility period. Next आता है income should be provided at the interest on capital and accumulations of the sinking fund to replace capital. नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला विद ए सिंकिंग फंड। तो ईयर ऑफ परचेज क्या होती है? ईयर ऑफ परचेज इज इक्वल्स टू होती है 1/i प्लस एस। जो एस वो होता है सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड टू रिप्लेस RS1 एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं सिंकिंग फंड की डेफिनेशन के बारे में। फंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड बाय पीरियोडिक एनुअल डिपॉजिट्स विच इज़ यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग or structure at the end of useful life, which is sufficient money accumulate to the meet of construction cost or meet of replacement cost. Next बात करते हैं creations of the sinking fund. Creations of the sinking fund is created by the regular annual or a periodic deposits made in the compounds interest bearing investment in the form of replacement amount at the end of utility period. नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्रिएशन। मेथड्स ऑफ क्रिएशन क्या होता है? टेकिंग सिंकिंग फंड पॉलिसी विद इंश्योरेंस कंपनी, डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक टू कलेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सिंकिंग फंड। कौन कौन से फैक्टर हैं? लाइफ ऑफ बिल्डिंग एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मटेरियल। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट कंसिडर्ड इन सिंकिंग फंड कैलकुलेशन। तो सिंकिंग फंड फॉर द लोन पेमेंट्स क्या होती हैं? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट्स ऑफ लोन एंड एनुअल अमाउंट सेट असाइड टू एक्यूमुलेट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज रिपे डिवेट एट द एंड ऑफ लोन टर्म एंड अमाउंट सेट असाइड। दिस इज नोन एज एन्युटी पेमेंट। अमाउंट सेट असाइड नोन एज annuity payment may also be paid directly to the lender as a annual installment। तो ये हो जाएगा SI डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n-1। जो S है वो टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड है। n जो है नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट सिंकिंग फंड है। I जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल है, लाइक एग्जांपल 5% इज इक्वल्स टू 0.05। L जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट इन सिंकिंग फंड है। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन की डेफिनेशन क्या है? ग्रेजुअली exhaustions of the usefulness of property which decrease or loss in value of property due to structural deteriorations, use, life, wear and tear, decay and obsolescence। अब बात करते हैं रिडक्शन इन बिल्डिंग वैल्यूज़ के अंदर। तो बिल्डिंग वैल्यूज़ ग्रेजुअली रिड्यूज होती हैं, किस लिए? ड्यू टू यूज, लाइफ, वियर एंड टीयर एंड ऑब्सोलेसेंस के कारण। एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट अलाउड एज ए डिप्रेसिएशन। अब बात करते हैं एनुअल डिप्रेसिएशन के बारे में। जो परसेंटेज डिप्रेसिएशन पर एनम अलाउड होता है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एनुअल डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ डिप्रेसिएशन। जो रेट होती हैं वो लेस रेट होती है बिगिनिंग
एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये डिप्रिसिएशन अमाउंट नॉन होता है, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग होती हैं द टोटल डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के डिप्रिसिएशन को? वो पहला मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, तीसरा सिंकिंग फंड मेथड, चौथा क्वांटिटी सर्वेड मेथड। अब बात करते हैं इकोनॉमी और इफेक्टिव लाइफ के बारे में, जो नेसेसरी तो होती है डिसाइड इन ऑल मेथड्स। पहला आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड्स के बारे में क्या होता है, प्रॉपर्टी लॉसेज सेम अमाउंट ईयर every year and fixed amount reduced every year at the end of utility period, only scrap value is left. next आता है annual depreciation. annual depreciation D इज इक्वल्स टू होती है C माइनस एस डिवाइड बाई एन होती है, जहाँ पर जो C होती है उसको ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं, S जो होती है स्क्रैप वैल्यू होती है, N जो होती है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी इन ईयर्स होती है, D जो होता है एनुअल डिप्रिसिएशन होता है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर। तो ओरिजिनल कॉस्ट में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल्स होता है N इंटू D होता है, ठीक है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड के बारे में। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड आल्सो कॉल्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। जो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड्स होता है ना उसको डिक्लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी लॉसेस वैल्यू बाय द कांस्टेंट परसेंटेज एंड परसेंटेज अप्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस एस बाई सी की पावर 1 माइनस एन होता है, ठीक है, जहाँ पर जो C होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, S जो होता है स्क्रैप वैल्यू होती है, N जो होता है लाइफ इन ईयर होती है, D जो होता है एनुअल डिप्रिसिएशन होता है। अब बात करते हैं डिप्रिसिएशन कॉस्ट के बारे में। जो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होती है वो C माइनस डी सी बराबर होता है C1। एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो होता है वो होता है C1 माइनस DC2 होता है, एंड सो ऑन होता है। अब बात करते हैं वैल्यू एट द एंड ऑफ M ईयर्स, तो ये हो जाएगा C कोष्टक S बाई सी की पावर M बाई एन होता है। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस का फॉर्मूला फेल होता है वहाँ पर जहाँ S बराबर 0 हो जाता है, व्हेन S बाई सी इक्वल्स टू वेरी स्मॉल हो, तो डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट C ईयर इज कंसिडर्ड। नेक्स्ट आता है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड के अंदर डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, एनुअल सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन द फंड होता है। जो A बराबर होता है वो एनुअल सिंकिंग फंड होता है, BCD होता है वो इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड होता है, और C बराबर जो होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। तो ईयर वाइज परचेज का डिप्रिसिएशन देखते हैं, तो फर्स्ट ईयर A था, सेकेंड ईयर A प्लस B था, थर्ड ईयर A प्लस C था, फोर्थ ईयर A प्लस D था। सो टोटल डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर A 2A प्लस B 3AB प्लस C हो जाता है, एंड जो फोर्थ ईयर है वो 4A प्लस BC प्लस D हो जाता है। तो बुक वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, B माइनस CA, C माइनस A एंड C माइनस 2A प्लस B एंड C माइनस 3A प्लस B प्लस C एंड C माइनस 4A प्लस B प्लस C प्लस D होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे मेथड के बारे में। दिस इज़ प्रॉपर्टी स्टडी इन डिटेल एंड लॉसेज इन वैल्यू ड्यू टू लाइफ, वियर एंड टीयर, डीके एंड ऑब्सोलेसेंस। ये लॉस इन वैल्यूज़ होती हैं, किसकी वजह से होता है, लाइफ की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, डीके की वजह से और ऑब्सोलेसेंस की वजह से। क्वांटिटी सर्वे मेथड के अंदर एवरी स्टेप बेस्ड ऑन द लॉजिकल ग्राउंड होता है। सो नो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट होता है, एक्सपीरियंस्ड वैल्यूअर कैलकुलेट लाइक डिप्रिसिएशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो पर्पज ऑफ रेट एनालिसिस क्या होता है, पहला आता है टू डिटरमाइन करंट रेट पर यूनिट फॉर एन आइटम ऑफ वर्क एट लोकेलिटी। दूसरा आता है एग्जामिन विजिबिलिटी ऑफ रेट्स, रेट कोड्स बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तीसरा आता है असर्टेशन क्वांटिटी रिक्वायर्ड लाइक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है रिवाइज शेड्यूल ऑफ रेट ड्यू टू इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट एंड ड्यू टू चेंज इन सिचुएशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं 9.4 रिक्वायरमेंट फॉर द रेट एनालिसिस। तो इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी होती है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर एंड देयर कॉस्ट। फोर्थ नंबर पर होता है कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट और टूल एंड प्लांट्स, टी एंड प्लांट्स। तो ये मेन रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेट एनालिसिस के लिए। फोर्थ नंबर पर आता है कॉस्ट ऑफ वाटर चार्जेस अगर रिक्वायर्ड है तो।
5वें नंबर पे आती है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। 6ठे नंबर पे आती है ओवरऑल कॉस्ट। सो ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो डिवाइडेड इनटू होता है 2 कैटेगरीज, जनरल ओवरहेड और जॉब ओवरहेड, ये दोनों इसके अंदर आता है। बात करते हैं ओवरहेड कॉस्ट के बारे में। जो जनरल ओवरहेड जो होते हैं वो एक्सपेंस रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस होता है, एक्सपेंस रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट होता है, और ये रिक्वायर्ड करता है एक्सपेंडिचर को विच इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वर्क। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूड्स क्या क्या होता है इसके अंदर ओवरहेड चार्ज के अंदर। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, परचेज ऑफ द स्टेशनरी आर्टिकल्स लाइक प्रिंटिंग, पोस्टेज। नेक्स्ट इंक्लूड जो आता है वो आता है ऑफिस रेंट। नेक्स्ट आता है टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक बिल्स। नेक्स्ट आता है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब आता है बी। दो तरीके के होते हैं ना, ओवरहेड कॉस्ट, जनरल ओवरहेड कॉस्ट और जॉब ओवरहेड कॉस्ट। अब जो ओवरहेड कॉस्ट में क्या आता है, एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन जॉब और प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है सुपरविजन कॉस्ट, इसके अंदर आता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कॉस्टेज। तीसरा आता है टेम्परेरी शेड्स, इसके अंदर क्या क्या आती है, मटेरियल शेड और गोडाउन रेंट्स। नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पे हैंडलिंग चार्ज ऑफ मटेरियल विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इन द जॉब ओवरहेड। नेक्स्ट आता है रिपेयर, कैरियज एंड द डिप्रिसिएशन ऑफ द टूल एंड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आता है एम्यूनिटीज ऑफ लेबर। 5वां नंबर पर आता है वर्कमैन्स कंपेंसेशन एंड इंश्योरेंस। ये टूल और प्रोजेक्ट्स पहले भी आया था कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट इनसाइड द जॉब ओवरहेड। लास्ट जो आता है लॉसेस और थीप्स जो होते हैं वो जॉब ओवरहेड के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल। तो इसमें जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शनल मिक्स इसी के अंदर आते हैं, और मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन भी अफेक्ट करता है। अगला जो फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर देयर रेट, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर एंड रेट्स, लोकेशन ऑफ द वर्क साइट लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द मटेरियल सोर्स एंड रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एबिलिटी ऑफ बार्टर, मिसलेनियस एंड ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, साइट कंडीशंस एंड साइट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर्स फॉर द रेट एनालिसिस। तो क्या प्रोसीजर का पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है एनालिसिस डन फॉर द यूनिट क्वांटिटी ऑफ आइटम वर्क एंड मटेरियल एंड लेबर वर्कड आउट इन डिटेल्स एडेड टुगेदर टू गेट टोटल कॉस्ट, इंक्लूड मिसलेनियस टी एंड पी कॉस्टेज and 8% added for the barter charge only for the item required of water, 10% contractor profit added and final submissions called rate of unit analysis of the item। अब बात करते हैं मैथमेटिकल प्रोसीजर के बारे में। लेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर यूनिट आइटम एक्स होता है, कॉस्ट ऑफ लेबर होता है, टूल ऑन प्रोजेक्ट्स एंड द सब्सिडरीज जो होता है वो वाई होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर एक्स प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल को एक्स कंसिडर किया था और लेबर्स और टी एंड पी एंड जो सैलरीज थी उसको वाई कंसिडर किया था। अब बात करते हैं कि इसमें 1.5% बार्टर ऐड करना किसके लिए, बार्टर चार्जेस के लिए। तो 1.5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट देना है इसको, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई। और टोटल कॉस्ट जो निकालनी है वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई 1 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 बाई 100। तो ये टोटल ऐसे करके 1.15 एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अगर सबका निकालना है किस किस का, बार्टर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट का अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम अगर, तो 1.115 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और जो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रेट ऑफ यूनिट आइटम होगी वो क्या क्या हो जाएगा, आउटपुट और टास्क, एस्टिमेशंस ऑफ लेबर, मटेरियल फॉर डिफरेंट आइटम वर्क्स एंड करंट रेट ऑफ मटेरियल एंड current rate of labor of different categories। Let's talk about the specifications। So details of specifications may be given by the for one item for more item of work। Next जो होता है department specified items like contractor acquire
फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट आता है पेमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन द प्राइम कॉस्ट एंड मोस्टली CPWD स्पेसिफिकेशन अलाउड इन इंडिया। सो डिपार्टमेंट में आल्सो हैव ऑन स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मटेरियल एंड वर्क के बारे में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की बात करते हैं। पर्पज ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर, शेप और साइज के, विच इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिट और मेजरमेंट्स होती हैं। पहला आता है सिंगल यूनिट वर्क, जिसका एग्जांपल होता है डोर, विंडो और ट्रसेस। ये सिंगल यूनिट वर्क का है जो एक्सप्रेस्ड होता है नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट वर्क के बारे में, जो इसके अंदर इन्वॉल्व लेंथ होती है, जिसके एग्जांपल्स होते हैं कॉर्नाइस, फेंसिंग, हैंड रेल्स एंड बैंड फॉर द स्पेसिफाइड विड्थ विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द रनिंग मीटर। नेक्स्ट C नंबर पर आता है एरिया सरफेस मेजरमेंट वर्क। ये इन्वॉल्व करता है एरिया, जिसका एग्जांपल होता है प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग एंड पार्टीशंस ऑफ द स्पेसिफाइड थिकनेस। अब करते हैं एक्सप्रेस्ड इन ए स्क्वायर मीटर में। तो क्या होता है यहाँ पर, एक क्यूबिकल कंटेंट वर्क होता है जो इन्वॉल्व करता है वॉल्यूम को, जिसके एग्जांपल क्या क्या होता है अर्थ वर्क, सीमेंट, कंक्रीट और मैसनरी। ये एक्सप्रेस्ड होता है इन क्यूबिक मीटर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन के लिए जो पहला है वो सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड्स होता है। जो इसमें लॉन्ग मेथड्स होता है वो मेजर्ड होता है आउट टू आउट, और जो क्रॉस वॉल और क्रॉस और इंटरनल जो बाल होता है वो मेजर्ड होता है इन टू इन। क्रॉस या इंटरनल वॉल की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑफ अगर क्वांटिटी निकाले तो लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीपल होता है। अब बात करते हैं फॉर लॉन्ग वॉल के लिए। लॉन्ग वॉल जो होती है वो लेंथ अपन को बता ही दिया आउट टू आउट थी और सेंटर टू सेंटर लेंथ थी, प्लस हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन द अदर साइड। तो ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग वॉल के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस वन विड्थ हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल हाफ हाफ है ना, तो ये वन हो जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल क्या कहती है? शॉर्ट वॉल कहती है कि शॉर्ट वॉल लेंथ होती है इन टू इन होती है, तो सेंटर टू सेंटर तो एक लेंथ हो जाएगी माइनस वन विड्थ हो जाएगी, जो वन वो वहाँ पे हो रहा था वो माइनस हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। मेथड 1 क्या था? सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड्स। इसका यूज होता है सिमेट्रिकल फुटिंग ऑन बोथ साइड्स, सेंटर लाइन रिमेनिंग द सेम एंड एप्लीकेशन फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फॉर द फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। क्या क्या चीज़? फुटिंग ऑन बोथ साइड्स, सेंटर लाइन रिमेनिंग सेम्स अगर, ठीक है, अगर और सुपर स्ट्रक्चर के लिए एंड आल्सो एप्लीकेबल फॉर द फाउंडेशन और प्लिंथ। नेक्स्ट मेथड आता है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड की बात करें तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ सम ऑफ होती है लाइन ऑफ ऑल लॉन्ग्स और शॉर्ट वॉल्स के लिए। इसका जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर क्या कहता है? टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो होती है वो कंसिडर करती है सेम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड फुटिंग विच इज क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड बाय द सेंटर लाइन लेंथ इनटू रिस्पेक्टिव विड्थ इनटू हाइट, इसी के अंदर आती है। अब बात करते हैं लेंथ कंडीशंस के बारे में। ये सेम फॉर होती है एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सेम फॉर होती है कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, सेम फॉर होती है ऑल फुटिंग्स, सेम फॉर होती है सुपर स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्लाइटली डिफरेंस्ड अकर होता है वैन क्रॉस सेक्शन बाल प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ जंक्शंस इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर बिल्डिंग हैविंग क्रॉस सेक्शन और पार्टीशन वाल, हाफ विड्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम एट द एवरेज जंक्शन होती है विच इज डिडक्ट फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ होती है। इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं तो एक्सपेंड होती हैं थ्रू द एग्जाम्पल। ये हो गया पूरा।